नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही में आज फिर बाधा डली। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए पुलिसकर्मी के शव के अनादर के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही आज फिर बाधित हुई। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए पुलिसकर्मी के शव के अनादर के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली। आशीष, जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही में आज फिर बाधा डली और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, तो इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, मैं जैसे ही आज विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ तो उसी वक्त कांग्रेस के कुछ एमएलए दबांग रेजिंग जोरा, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं और साथ में लद्दाख से मंत्री भी हैं, रह चुके हैं मंत्री, उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा किया कि जो 2 दिन पहले जो श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक पुलिसकर्मी शहीद रहने वाला था, तो उसकी जो है मृत्यु शरीर अभी तक ले नहीं पहुंचाया गया है। तो उन्होंने यही मुद्दा सेक्रेटरी में मेन खड़ा किया कि भाई उनके साथ सियासत खेली जा रही है और उनके मृत्यु शरीर को घर वालों को दिया जाए ताकि उनका वो अंतिम संस्कार कर सके। तो मैं मुझे बताना चाहूँगा, साथ ही साथ सरकार ने इसी मसले पर ये दिया कि कुछ जो है जम्मू कश्मीर में मौसम काफी खराब चल रहा है, जिस कारण जो है हवाई यात्रा नहीं हो पा रही है और इसीलिए जो है मृतक का शरीर जो है वहां नहीं पहुंचाया गया। लेकिन आज मौसम साफ होने के कारण आज उनके जो मृत शरीर है वो पूरे सम्मान के साथ उनकी जो फैमिली को दे दिया जाएगा। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही में आज फिर बाधा डली। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए पुलिसकर्मी के शव के अनादर के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में अफजल गुरु का मुद्दा उठाने वाले निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने विधानसभा में एक अजीब सा बिल लाया। बिल में जम्मू कश्मीर में आवारा कुत्तों को मारने की बात कही गई है। इस प्राइवेट मेंबर बिल के अनुसार जम्मू और श्रीनगर शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक आतंकियों से भी अधिक है और इनसे आम जनता को खतरा है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जानवरों को मारना ठीक नहीं है, बल्कि इसका कोई और हल खोजना होगा। पूरी रियासत में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से खौफ हिरास है। कोई आदमी शाम को मंदिर नहीं जा सकता है, मस्जिद नहीं जा सकता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ध्यानदारी ये है कि आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं और एक बर्निंग इशू था हमारी स्टेट के लिए। तो मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई की। पिछले साल भी मैंने सीएम साहब से, जब उमर अब्दुल्ला साहब थे, मैं उनसे मिला। जब उन्होंने एटीट्यूड उतना दिखाया नहीं तो फिर मैंने सेक्रेटरीट में आवारा कुत्ते डाल दिए। मैंने कहा चलो आपको भी पता चलेगा ये आवारा कुत्ते कैसे होते हैं। तो इसलिए आज मैंने एक बिल लाई, उसमें मैंने ये प्रावधान रखा है कि मतलब नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर के पास पावर होता है आवारा कुत्ते को मारने का, उसमें टाइम लगता है। मैंने कहा गांव का सरपंच जो है, एक वार्ड मेंबर जो होता है म्यूनिसिपलिटी का, वो तहसीलदार के पास जाए और उनसे मशवरा करके आवारा कुत्ते को मतलब आवारा या पागल करार देके उसको मारना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। ये सवाल भी कि क्या पूछने का है। सीरियस इशू अगर नहीं है तो जम्मू ही आप आज मेरे साथ चलिए, शाम 8-9 बजे के बाद आप मीडिया वाले आइए, कैमरा जेब में रखिएगा, खामोशी से आपको पता चलेगा कितना सीरियस इशू है। किसी को भी किसी को जानवर को मारने का अधिकार नहीं है। जो भी साइंटिफिक तरीके हैं वो अपनाने चाहिए और जानवरों को न्यूसेंस ना बने, उनको रोकथाम के लिए जो इकदाम उठाने वो उठाने चाहिए, लेकिन जानवर को मारना गुनाह है।
सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में स्वीकारा कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी के साथ वर्तमान में घाटी में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं। कोर कमांडर के अनुसार सीमा पर पाकिस्तान में LOC के करीब बने लॉन्चिंग पैड्स पर भी इस समय आतंकियों की हरकतों में तेजी आई है। वहीं शोपियां में सोमवार को 3 पुलिसकर्मियों की आतंकियों द्वारा की गई हत्या पर उन्होंने कहा कि सेना तीनों शहीदों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। वहीं अफसपा के मुद्दे पर कहा कि राज्य व केंद्र सरकार इस पर चर्चा कर रही है, हम अपनी राय से उन्हें अवगत करा देंगे। रिवाइवल तो तब होगा अगर वो डिसिमेट हो गए होते। लोग अपना ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी कामयाब होते हैं। देखिए, ये तीनों जो जवान गए थे बिल्कुल नॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी पर गए थे, जहां गांव पे दो लोगों के बीच में कुछ ज़मीन और कुछ अखरोट के पेड़ों के बीच जो झगड़ा था। अब ये बगैर हथियार से गए थे, नॉर्मल अपना पुलिसिंग ड्यूटी में, कोई इस तरह का काउंटर टेररिज्म या काउंटर मिलिटेंसी टाइप की ड्यूटी में नहीं थे ये लोग। तो ऐसे हालात में मौके का फ़ायदा उठाकर उन पर ये वार हुआ है। तो अब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये किया है सारी एजेंसीज मिल करके हम इनको ओवरकम कर लेंगे। रिवाइवल तो तब होगा अगर वो डिसिमेट हो गए होते। लोग अपना ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी कामयाब होते हैं और कभी जब मुठभेड़ होता है तो नुकसान भी होता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसे डिसाइसिवली कह नहीं सकता है कि रिवाइवल है या नहीं है। सोनीपत में नवविवाहिता दंपति की हत्या के बाद मिले शव मामले को लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रमुख यशपाल सिंघल को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए यशपाल ने दोषियों पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करते हुए उन्हें पकड़ने के लिए 2 विशेष टीमों का गठन कर दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, सोनीपत में नवविवाहिता दंपति की हत्या के बाद मिले शव मामले को लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को और पुलिस प्रमुख यशपाल को नोटिस जारी किया है। तो इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि जो मामला है, जो सोनीपत का ये दोहरा हत्याकांड हुआ है, ये जो गुत्थी इसकी जो है वो जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये अभी तक जो है पुलिस के हत्थे भी जो है नहीं चढ़ पाया कोई सुराग कि आखिर ये किन कारणों से जो है जो बक्सों में जो उनकी दोनों की जो नवविवाहित जो जोड़ा था उनकी जो बॉडी मिली है उसका अभी तक जो है पुलिस को भी जो है यहाँ पर सुराग नहीं मिल पाया। तो उसी के चलते जो मानव अधिकार आयोग है, जस्टिस विजेंद्र सिंह, उन्होंने जो है यहाँ पर जो पुलिस प्रमुख है यशपाल सिंघल, उनसे जो है यहाँ पर जवाब मांगा है, क्या जो है यहाँ पर एक जवाब देने को कहा है। 10 दिन के अंदर जो है जवाब देने को कहा है कि आखिर ये कैसा मामला है और उसको सुलझाने की जो बात की गई है। इसके साथ साथ और भी जो है प्रदेश के जो मामले हैं उनको लेकर जो है मानव आयोग अधिकार ने जो है पुलिस को जो है एक जवाब मांगा है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस की जो ये सोनीपत में हुआ है, काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें लेकिन जो पुलिस से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इसके तार हैं वो दिल्ली या यूपी से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो राउंड अप किए हैं, कई लोग राउंड अप किए हैं, पहचान जो है अभी तक हालांकि नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला दिख रहा है कि कहीं बाहर से जो है यहाँ पर ये मर्डर का या ऑनर किलिंग का मामला जो सामने आ रहा है, ये बाहर से जो है मर्डर करके इसको इस एरिया में जो है फेंका गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस भी उलझती नजर आ रही है केस में। इसी करके जो है मानव आयोग अधिकार जो है उन्होंने जो है पुलिस जो प्रमुख है यशपाल सिंघल डीजीपी, उनसे जो है यहाँ पे जवाब जो है 10 दिन के अंदर मांगा है। जी मनोज, मामले की गंभीरता को देखते हुए यशपाल सिंघल ने दोषियों पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें जो है पुलिस प्रमुख जो है यशपाल सिंघल जो है उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल जो मामला जो है काफी संगीन हो गया है। हालांकि पुलिस पर जो है सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। तो यहाँ पर पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इसके बारे में सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और उसके ऊपर उसको जो है उसकी जो बताने वाले की
जो है आईडी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी जो है एक सर पर तलवार जो है लटक गई है, क्योंकि मानव आयोग ने जिस तरह से जो है यहाँ पर जवाब देने को कहा है, और भी इसके अलावा जो है मीडिया का भी जो है काफी प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को जो है जवाब देना यहाँ पर भारी पड़ गया है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सोनीपत में नवविवाहिता दंपति की हत्या के बाद मिले शव मामले को लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रमुख यशपाल सिंघल को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंघल ने दोषियों पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करते हुए उन्हें पकड़ने के लिए 2 विशेष टीमों का गठन भी कर दिया है। हरियाणा रोडवेज कर्मियों और निजी बस कर्मियों में फिर बवाल हुआ है। निजी बस कर्मियों ने हरियाणा रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की है। कंडक्टर से हुई मारपीट के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया है। रोडवेज कर्मियों ने हरियाणा रोडवेज की बसों को बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया है। वहीं दोनों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी बस स्टैंड पर तैनात कर दिया है। ऐसा जी, आज सुबह जैसे ही मैं असंध से चल के करनाल आया ना, अपनी गाड़ी खड़ी करके नीचे उतरा तो एक हमारी गाड़ी का टाइम 8:20 से 8:30 असंध जाने के लिए था। उसका कंडक्टर गाड़ी बैक लगवा रहा था। इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर 25-30 इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने अपनी गाड़ी प्राइवेट उस गाड़ी के आगे गाड़ी उड़ाई, कहने लगे हमारा टाइम है। वो कहने लगे अभी रजिस्टर में जाके देख लो, हमारा टाइम है, तुम मेरे साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो। उसके साथ मतलब हाथापाई, उसकी वर्दी पाट दी, हाथापाई पे उतरे आए। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ जो आम पब्लिक भी खड़ी थी, स्टाफ के भी थे, बीच बचाव करवाया उनका जी। बस प्राइवेट वाले थे जी, वो गाड़ी काउंटर पर लगाने उससे बस ये झगड़ा, कोई मारपीट हाथापाई है। वर्दी देखो आप, सारा कमर लाल कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते जी हम तो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता कमल मिड्डा से। कमल, हरियाणा रोडवेज कर्मियों और निजी बस कर्मियों में फिर बवाल हुआ है, तो इस मामले में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, अगर बिल्कुल बात करें तो रोडवेज कर्मचारी जो है अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक जो आरोपी निजी बस चालक है जिसने जो है कंडक्टर के साथ जो है मारपीट की है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक जो उनका ये चक्का जाम है वैसे ही जारी रहेगा। और सभी जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनको जो है बस स्टैंड पर ही खड़ा कर दिया और जाम की स्थिति जो है बन चुकी है, जिससे आम आदमी जो है काफी परेशान नजर आ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको मनाने का जो है काम किया जा रहा है। दीपिका जी कमल, इस मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस तनाव को कम करने के लिए? जी दीपिका, अगर बात करें तो कई दिनों से जो है इस तरह की तनाव की स्थिति जो है दोनों के बीच में जो है चल रही है। कल भी शाम को जो है दोनों आमने सामने हो गए थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वहां पर तैनात कर दिया गया। और अगर बात करें तो प्रशासन जो है दोनों के बीच में जो मनमुटाव है उसको दूर करने की काफी दिनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन निजी बस चालक और जो रोडवेज के कर्मचारी है वो रोजाना जो है आमने सामने हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उन्होंने आज भी इसी बात को लेकर रोडवेज करनाल बस स्टैंड पर जो है चक्का जाम कर दिया है, जिससे करीब 4 घंटे हो चुके हैं। रोडवेज की कोई भी बस जो है बाहर के लिए नहीं निकल पाई है, जिससे आम लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो हरियाणा रोडवेज कर्मियों और निजी बस कर्मियों में फिर तनाव पैदा हो गया। निजी बस कर्मियों ने हरियाणा रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की और कंडक्टर से हुई मारपीट के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के भदौड़ से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद सदीक की विधायक सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता और पूर्व IAS अधिकारी दरबारा सिंह गुरु के वकील सतपाल जैन ने बताया कि विधायक चुनाव के लिए भदौड़ हल्का रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था, जिस पर कोई अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला ही चुनाव लड़ सकता था, जहां से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद सदीक ने जीत हासिल की थी, पर वह मुसलमान समुदाय से हैं। इसके चलते हाईकोर्ट द्वारा
उनकी विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनावों में मोहम्मद सदीक ने अकाली दल के पूर्व IAS अधिकारी दरबारा सिंह गुरु को हराया था, जिसके चलते दरबारा सिंह गुरु ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मोहम्मद सदीक की अनुसूचित होने पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस मामले में अब मोहम्मद सदीक हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पर तब तक उनकी सदस्यता रद्द ही रहेगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति NK सांघी जी ने आज भदौड़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद सदीक, जो वहां से एक आरक्षित सीट पर चुनाव जीते थे, उनके चुनाव को रद्द कर दिया है। ये उनके खिलाफ चुनाव याचिका अकाली दल की तरफ से जो पराजित उम्मीदवार थे दरबारा सिंह गुरु ने दी थी। हमारा ये कहना था कि भारत के संविधान के अनुसार जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित और सुरक्षित सीटें हैं, उन पर केवल वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जो बाकी धर्मों के लोग हैं वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उस कारण से वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। मोहम्मद सदीक ने ये कहा कि भी मैं तो जन्मा मुसलमान था, लेकिन बाद में मैंने सिख धर्म अपना लिया था। तो हमने कहा कि अगर कोई इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता भी है, तब भी वो व्यक्ति इसके अंतर्गत लाभ का हकदार नहीं होता है। तो माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा है कि मोहम्मद सदीक मुसलमान है और वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो सिख बन गए थे, जिस कारण से वो शेड्यूल्ड कास्ट सीट पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद सदीक की सदस्यता रद्द होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं जब CM बादल से सुप्रीम कोर्ट में सदीक की ओर से चुनौती दिए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। नहीं, रद्द नहीं की गई। मैंने उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहा हाले बई जो तुम इलेक्शन लड़े हो गलत लड़े हो, तो वो बारे में कहूँगा बई ठीक है, अदालत फैसला कर दिया ने, लेकिन इस तो ऊपर भी अदालत हैगी है, तो मैं उत्थे जाऊँगा। अगली थोड़ा स्टेप अगला स्टेप मैं तो कानूनी लड़ाई लड़नी है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है, जुडिशरी का फैसला हमारा साढ़े ते सिर मत्थे होंदा है। जुडिशरी के फैसले ते कोई नुकताचीनी नहीं कर सकता। वो कहने मैं सुप्रीम कोर्ट जावांगा, जाते उन्होंने अधिकार है, वो जे उतो स्टे मिलू तां ही होगा ना, मैं उस कुछ नहीं कहना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बारे में भदौड़ से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद सदीक ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पठानकोट के साथ लगते कस्बा तारागढ़ में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। तारागढ़ में एक घर में महिला सहित उसके 2 बच्चों के शव मिले हैं। मृतक महिला के पिता के अनुसार महिला के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करते थे। वहीं पड़ोसियों के अनुसार मृतक महिला के घर में से लोगों ने सुबह 3 बजे के करीब धुआं निकलते देखा। पड़ोसियों के अनुसार महिला का पति घर से बाहर गया हुआ था, जबकि महिला की सास घर में ही थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और एक लड़का एक लड़की है, 2 बच्चे ही। ये कुड़ी अज मेरे ख्याल महीने तो कोई घट ही 1-2 दिन महीने के करीब जी लड़की छोटी है। यदी एक भैन छोटी जी है ना, जी दिन रात रही है, वो इतने लुत्थन कटाने आई थी, ये को रही रही है। उन्हें तंग करके एक दी माँ, एक कहता भनोजा बड़ा कोई मेरी नां नहीं जानता, पठानकोट का बब्बी कोई बब्बी दस दिन का भनोजा बड़ा जोड़ा इन्होंने जोड़ा ये किया है। अं मैं मौका जी देखा है, बैड के उत्ते लाश पई ने और अग लाई फूकियां ने, मारिया बाद चलाइया गई ना। और जे बंदे जिंदे बंदे अग लगे तो बंदा तड़फदा है, अगे पिछे लुढ़कदा फिरदा कुदै भी है, और आराम नाल बैड ते लाशां पईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की है। इस बैंक का मकसद छोटे कारोबारियों को लोन की सुविधा देना है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना
वैधानिक संस्था के तौर पर होगी, लेकिन शुरुआती दौर में ये SIDBI की यूनिट के तौर पर काम करेगा। इस बैंक के जरिए 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलेंगे, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये तक के लोन दिए जाएंगे, किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे और तरुण के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। एक अनुभव ये आता है कि बहुत सी चीज़ें परसेप्शन के आसपास मंडराती रहती हैं और जब बारीकी से उसकी ओर देखें तो चित्र कुछ और ही नज़र आता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पूछो तो उसको लगेगा कि भाई ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, उससे रोजगार ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो चित्र कुछ और होता है। जितने इतनी ज़्यादा पूंजी लगी है, इतने सारे तामझाम, हवाबाजी, ये सब हम देखते आए हैं। लेकिन अगर जब बारीकी से देखें, क्योंकि अल्टीमेटली हम विकास में रोजगार हमारी प्राथमिकता है और भारत जैसा देश जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, जहाँ पर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, उस देश ने अपनी विकास की जो भी नीतियाँ बनानी हो, उसके केंद्र में ये युवा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो बराबर मैच कर लिया तो हम नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 125 करोड़ देश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े बड़े लोगों जिनकी दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है, वो देते हैं। ये जो 12 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ को रोजगार देने की ताकत देते हैं। वो पोटेंशियल पड़ा है और ज्यादा कोई शासकीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा प्रोएक्टिव रोल चाहिए। मुद्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है जिस प्लेटफॉर्म के साथ इसको आज छोटी मोटी फाइनेंस की व्यवस्थाएं चल पड़ी है। दुनिया में कई जगह पे प्रयोग हुए हैं माइक्रो फाइनेंस के। मैं चाहूंगा कि हम पूरे विश्व में माइक्रो फाइनेंस के जो सक्सेसफुल मॉडल है, हम भी उसका अध्ययन करें, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमारे लिए सूटेबल हैं, हम इसको अडॉप्ट करें। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि जो चीज़ नागालैंड में चलती है वो महाराष्ट्र में चलेगी जरूरी नहीं है। विविधता चाहिए, उन विविधताओं के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मॉडल बनाएं, उसकी रिक्वायरमेंट करें। वरना हम दिल्ली में बैठ करके टेलर के लिए ये और फिर कहेंगे कि तुमको ये मिलेगा, तो मेल नहीं बैठेगा। वो वहाँ है, उसी को पूछना पड़ेगा, भाई बताओ तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।